नमस्कार दोस्तों, मणिकांत एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे जो 2001 में पूछा गया है। इसमें व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र दिया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्रपाषाणिक काल कहते हैं। इसे चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जो धातु औजारों के रूप में प्रयुक्त हुई वह थी तांबा। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में है। सर्वप्रथम चित्रित यानी काले और लाल मृद भांडों के अवशेष ताम्रपाषाणिक काल में ही मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के में समान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मदमन। यानी निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो ये हो जाएगा आत्मदमन। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। जैन धर्म आत्मदमन में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म आत्मदमन में गहरी आस्था नहीं रखता है। जैन तथा बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं थी, जैसे दोनों धर्मों में यज्ञ, कर्मकांडों, जाति प्रथा तथा छुआछूत का विरोध किया गया है। दोनों ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, परंतु इनमें कुछ असमानताएं भी थी, जैसे अहिंसा में दोनों धर्म विश्वास करते थे, पर जैन धर्म इस पर अधिक बल देता था। जैन धर्म में मोक्ष शरीर त्यागने के बाद ही संभव था, पर बौद्ध धर्म में निर्वाण के लिए शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी। दोनों धर्मों में महत्वपूर्ण अंतर आत्मा के विचार को लेकर था। बौद्ध धर्म अनात्मावादी पर पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था। मूर्ति पूजा का प्रचलन दोनों धर्मों में था, पर जैन महावीर की नग्न मूर्ति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो यह उदयन हो जाएगा, नहीं, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक स्थान पर अपनी राजधानी की स्थापना की, जो राजगृह से स्थानांतरित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी राजगीर में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? तो राजगीर में। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में स्थित सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस संगीति में ही बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, सूत एवं विनय पिटकों में संग्रहित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो यह घनानंद था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का महान का समकालीन था? तो ये घनानंद। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। सिकंदर महान के समकालीन मगध का शासक घनानंद था। सिकंदर की सेना ब्यास नदी तक आई थी। ब्यास को पार कर आगे बढ़ने से उसकी सेना ने इनकार कर दिया था, अतः सिकंदर वापस लौट गया। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी शुंग वंश का राज स्थापित हुआ था मौर्य वंश के पश्चात। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना का सेनापति था। शुंग वंश ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा।
इसे तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने शेख निजामुद्दीन औलिया से मिलने का अनुरोध किया, लेकिन उसने मिलने से इनकार कर दिया। बंगाल अभियान से लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर स्थित अफगानपुर में उसके लड़के जुना खां द्वारा स्वागत के लिए निर्मित लकड़ी का महल गिर गया, जिससे दबकर सुल्तान की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधार करने के लिए उपाय किए थे। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने एवं फलों का उत्पाद बढ़ाने के लिए दिल्ली और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में 1200 बाग लगवाए। इससे राजस्व में भी वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। यानी शेरशाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर शेरशाह सूरी ने हजरत आला और 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके शेरशाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की। बहलोल लोदी दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था। बहलोल लोदी अपने सरदारों का मसनद ए अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। सिकंदर लोदी सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर की नींव डाली। इसने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन करवाया। इसने आगरा को 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया। शेरशाह सूरी ने सासाराम में अपनी मकबरा बनवाया और पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोदी ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी ने राजपुताने के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर दिल्ली के स्थान पर आगरा को वर्ष 1506 ईस्वी में राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो ये ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग इसका तात्कालिक कारण था। इसकी व्याख्या देखते हैं। अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अभिग्रहण प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था। यह अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ था, जो एक्स-ला-चैपल की संधि द्वारा समाप्त हो गया। इस संधि की शर्तों के अनुरूप फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को सौंप दिया और बदले में फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में अपना क्षेत्र पुनः प्राप्त हो गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी-उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी-उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। इसकी व्याख्या देखते हैं। अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, परंतु 1772 में मराठों यानी महादजी सिंधिया के संरक्षण में शाह आलम वापस दिल्ली लौटा। इसके बाद शाह आलम द्वितीय का पुत्र अकबर शाह द्वितीय मुगल शासक बना। इसके शासनकाल में मुगल सत्ता अंग्रेजों के संरक्षण में आ चुकी थी। अब बादशाह का अधिकार लाल किले के अंदर ही सिमट कर रह गया। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। बहादुर शाह का शायरी का उपनाम जफर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोली के स्थान पे हराया था? इसको स्वाली भी बोलते हैं। तो थॉमस बेस्ट को। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोली के स्थान पे हराया था? तो थॉमस बेस्ट को हराया था। अगला इसकी व्याख्या देखते हैं। विलियम हॉकिंस एक व्यापारी था और ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था। वह भारत में जहांगीर के समय में आया था और 1608 से 1613 तक ठहरा। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सूरत के पास सोली नामक स्थान पर 1612 ईस्वी में पुर्तगाली नौसेना को पराजित किया था, जिसके बाद जहांगीर ने अंग्रेजों को अनुमति दे दी। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत लिखा था इनमें से कोई नहीं। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी कीर्ति आनंद मठ में वंदे मातरम गीत लिखा था।
वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यह 1905 के स्वदेशी आंदोलन तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह क्रांतिकारियों का आस्था का गीत बन गया था, जिसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 के एक्ट के द्वारा। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। 1786 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति की शक्तियां भी कॉर्नवालिस को दे दी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना एवं मोहम्मद अली शामिल थे। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी इस सम्मेलन में भाग लेने वाले कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। एनी बेसेंट ने सम्मेलन में भाग लेकर भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन से वापसी के बाद गांधी जी ने कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किए थे। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो ये विनोबा भावे ने इसको आरंभ किया। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में वैयक्तिक सत्याग्रह 1940 ईस्वी में सर्वप्रथम विनोबा भावे ने प्रारंभ किया। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। वैयक्तिक सत्याग्रह का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध अभिव्यक्त करना था। अगला प्रश्न है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? तो महात्मा गांधी के दृष्टि से। इसकी व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी की दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के अंतर्गत पूर्ण स्वाधीनता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स संविधान सभा में रियासत के लोगों को भाग लेने के बजाय रियासत के शासकों द्वारा नामांकित व्यक्तियों की मौजूदगी तथा भारत के संभावित विभाजन की व्यवस्थाओं पर कांग्रेस की कड़ी आपत्ति थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया 1942 में। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। अगस्त 1942 को प्रारंभ हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को अपनी वर्धा समिति की बैठक में पारित किया था। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष पद त्यागने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक दल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा की गई थी 1930 में। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को की थी। 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी नामक समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान मई 1934 में पटना में इन सदस्यों की अलग से बैठक हुई, जिसमें ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को औपचारिक मान्यता प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो इनमें से किसी में नहीं। इसकी हम व्याख्या देखते हैं।
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उपयुक्त कथन का औपचारिक रूप से प्रयोग कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी एओ ह्यूम ने। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने विभिन्न नेताओं के सहयोग से कांग्रेस की स्थापना की थी। 1885 में की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड कार्जन द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। कार्जन ने बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधा से कम बल्कि राजनीतिक कारणों से अधिक किया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इसी दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। समूचे बंगाल में हड़ताल की गई, जुलूस निकाले गए तथा लोगों ने एकता प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधी। कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने 75,000 लोगों की सभा को संबोधित किया। स्वदेशी आंदोलन शीघ्र ही समूचे देश में फैल गया। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह तथा दिल्ली में सैयद हैदर राजा ने आंदोलन का नेतृत्व किया। 1905 ईस्वी के बनारस कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया, जो बंगाल विभाजन के विरोध में चला था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। इसकी हम व्याख्या देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ये उग्रपंथी नहीं थे। इसकी हम व्याख्या देते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के नरम दल से संबंधित थे। 1905 ईस्वी में गोखले ने भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? तो ये लंदन से लौटे थे। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद जब गांधी जी दिसंबर 1931 में लंदन से भारत वापस आए तो उन्होंने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं खाली हाथ लौटा हूं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1931 में। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। गांधी एवं इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को हुए समझौते को दिल्ली समझौता कहा जाता है। इसी समझौते के परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में भाग लिया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया था 1920 में। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। इसी दिन तिलक की मृत्यु भी हुई थी। इस आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में हिंसक घटना हो जाने के कारण गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल में बंद थे। जेल की चार दीवारी को फांदकर जयप्रकाश ने भूमिगत रहते हुए अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसिफ अली तथा अन्य नेताओं के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। 1975 में देश में आपात स्थिति की घोषणा के बाद उन्होंने तत्कालीन सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण किया और संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। अगला प्रश्न है, गद्दी लोग निवासी हैं कहाँ के? तो ये हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं गद्दी। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। गद्दी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है जो इसकी पश्चिमी सीमा पर पाई जाती है। गोंड, भील, कोल, बैगा मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। अपतानी अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। गारो, खासी और जयंतिया मेघालय की प्रमुख जनजातियां हैं जो पहाड़ियों में रहती है। अगला प्रश्न है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है मानस। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां मानस, स्वर्णश्री, धनश्री, तिस्ता आदि है। अगला प्रश्न है,
किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। शिव समुद्रम में 1902 में जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये कानपुर है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। गंगा नदी के किनारे बसा कानपुर सबसे बड़ा शहर है। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ का चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे बसा है। इसे घाटों की नगरी कहा जाता है। वाराणसी उत्तर प्रदेश का द्वितीय सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। गंगा, यमुना एवं सरस्वती के संगम पर बसा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा जिला है। सबसे अधिक जनघनत्व भी पटना का ही है। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है कौन? तो ये कोसी नदी, यानी कोसी नदी सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोसी गंगा की सहायक नदी है। इस नदी ने अनेक बार मार्ग परिवर्तन किए हैं। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। गंडक नदी नेपाल में शालिग्रामी तथा मैदान में नारायणी कहलाती है। पटना के निकट यह गंगा से मिल जाती है। गंडक के मार्ग परिवर्तन के अनेक प्रमाण मिलते हैं। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों में है। यह पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी उत्तरी भारत की प्रमुख नदी है। गंगा भागीरथी का उद्गम गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो ये नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नर्मदा ताप्ती भारत की ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक नामक स्थान से होता है। यह नदी अपने मुहाने पर डेल्टा की बजाय एस्चुअरी का निर्माण करती है। इसी नदी पर जबलपुर के निकट धुआंधार प्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। महानदी का उद्गम धमरती के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है। इसकी कुल लंबाई 851 किलोमीटर है। पश्चिम से पूरब की ओर बहती हुई यह नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को पार कर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं? तो ये सह्याद्री कहलाती है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत कहलाते हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार समुद्र तट के समानांतर गुजरात में ताप्ती की घाटी से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर डैश है? तो ये गॉडविन ऑस्टिन है भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। काराकोरम श्रेणी तिब्बत के पठार की रीढ़ कहलाती है। यह हिंदुकुश श्रेणी के ही क्रम में पश्चिम से पूर्व विस्तृत है। इसी श्रेणी में भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या केटू जो कि 8611 मीटर स्थित है। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। काली या रेगुर मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है जो मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के अलावा क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र तथा गुजरात में बहुतायत से पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जीवांशों की कम मात्रा पाई जाती है, जबकि चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एवं लोहा पर्याप्त मात्रा में मिला रहता है। रेगुर मिट्टी कपास, ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? तो ये गंडक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंडक से। इसकी व्याख्या देखते हैं। गंगा की सहायक गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। इसके पूर्वी किनारे से तिरहुत नहर एवं पश्चिमी किनारे से सारण नहर निकाली गई है। इनसे सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा जिलों में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है महाराष्ट्र राज्य। कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत को कपास का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। प्रश्न काल में भारत में सर्वाधिक कपास महाराष्ट्र में पैदा की जाती थी। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष कपास उत्पादक राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना।
अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है महानदी पर। किस नदी पर तैयार किया गया है? महानदी पे। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। हीराकुंड बांध उड़ीसा की महत्वाकांक्षी परियोजना है। महानदी अपनी बाढ़ों के कारण कभी कभी उड़ीसा का शोक कहलाती है। हीराकुंड बांध महानदी पर संबलपुर जिले से 15 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड नामक स्थान पर मुख्य बांध बनाया गया है। इस परियोजना से डेल्टाई क्षेत्रों में सिंचाई, नौका संचालन, बाढ़ नियंत्रण तथा विद्युत की सुविधाएं विशेष रूप से प्राप्त होगी। हाल के सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि हीराकुंड बांध उड़ीसा का अभिशाप सिद्ध हो रहा है। बांध की तली में लगातार तलछट जमा होने से कटक नगर को खतरा पैदा हो गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है। प्रतिशत में तो ये मिजोरम में, प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। ISFR इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार मिजोरम में सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद मेघालय में है, उसके बाद मणिपुर में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है, तो इस प्रश्न पे मतभेद है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गन्ना भारत का मूल पौधा है। यह उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध का पौधा है। इसके लिए औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 150 सेंटीग्रेड उचित है। इसके लिए गहरी दोमट मिट्टी अधिक उपयोगी होती है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तमिलनाडु में देश की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक है। इसका प्रमुख कारण उत्तम समुद्र तटीय जलवायु है। कोयम्बटूर में गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थापित है। प्रश्नानुसार क्रम इस प्रकार है। पहला होगा उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा यानी उत्तर पश्चिमी मानसून से होती है। वर्षा ऋतु के बाद जब मानसूनी पवनें लौटती है तो वह बंगाल की खाड़ी से गुजरने के बाद उसमें कुछ आर्द्रता आ जाती है, और जब ये तमिलनाडु के तट से टकराती है तो वहाँ वर्षा करती है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई थी? तो ये 1948 में स्थापित हुआ था। इसकी व्याख्या देखते हैं। अमेरिका की टेनेसी घाटी योजना से प्रभावित होकर ही भारत सरकार ने 7 जुलाई 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम की स्थापना एक अधिनियम बनाकर बिहार तथा पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ मिलकर किया था, जिससे इसके जल का उपयोग सिंचाई में किया जा सके और साथ ही बिजली का उत्पादन भी किया जा सके। यह परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो ये चावल है। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देखते हैं। खेती के अनुसार अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल चावल है तथा गेहूं का दूसरा स्थान है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल मिलकर चावल पैदा करते हैं। भारत में कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 और 2, कोयला और लोहा। इसकी हम व्याख्या देते हैं। बिहार में मुख्यतः कोयला, लोहा, तांबा पाया जाता था। इसके अतिरिक्त बॉक्साइट, पायराइट, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, मैग्नीज, निकेल व क्रोमाइट भी पाया जाता था। लेकिन झारखंड राज्य के निर्माण हो जाने के कारण वर्तमान में खनिज क्षेत्र नगण्य हो गया है। अगला प्रश्न है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ? तो ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कहाँ स्थित अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। यहाँ पर गोंडवाना युगीन कोयला प्राप्त होता है, जिसकी आयु लगभग 25 करोड़ वर्ष है। कोरबा में ताप विद्युत गृह का निर्माण किया गया है, जिसके लिए कोयले की आपूर्ति इसी क्षेत्र से की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में प्रथम रेल मार्ग 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, जिसकी कुल लंबाई 34 किलोमीटर तक थी। 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी मुंबई बीटी से थाने तक चलाई गई थी। विश्व में प्रथम रेल वर्ष 1825 में इंग्लैंड में चली थी। अगला प्रश्न है, पाराद्वीप अवस्थित है उड़ीसा राज्य में। कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा राज्य में।
पारादीप भारत के उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर जिले में स्थित बंदरगाह नगर है। यह बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा तट पर महानदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थापित किया गया है। पारादीप रिफाइनरी भारत की 23वीं रिफाइनरी के रूप में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो ये सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य में होने वाली नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन खींचा जाता है प्रशांत महासागर से होकर। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में एक सम्मेलन में किया गया था। यह प्रशांत महासागर से होकर बेरिंग जल संधि से गुजरता है। यह 180 डिग्री से देशांतर से निर्धारित किया गया है। इस रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन घटता है तथा पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर एक दिन बढ़ता है। अगला प्रश्न है, ग्रह यानी प्लेनेट जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस है। नेपच्यून यानी वरुण के 14 उपग्रह हैं, जिनमें ट्राइटन तथा लेरिड प्रमुख है। अगला प्रश्न है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 88 तारामंडल है। कितने हैं? 88। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। वर्तमान समय में कुल 88 तारामंडल ज्ञात है। इनमें से सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। कौन सा है? हाइड्रा। अगला प्रश्न है, सन्नी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 29.5 वर्ष का समय लेता है सन्नी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। शनि ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लगता है। शनि बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। अगला प्रश्न है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो ये शुक्र ग्रह को कहते हैं इवनिंग स्टार, जिसको इंग्लिश में वीनस भी बोला जाता है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। इस ग्रह का आकार एवं द्रव्यमान पृथ्वी के आकार एवं द्रव्यमान के लगभग बराबर है, अतः इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह को संध्या का तारा एवं भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में तय समय लेता है? तो ये 84 वर्ष का समय लेता है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। यूरेनस अरुण एक शीत ग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन की प्रधानता है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका है कि लेटा हुआ प्रतीत होता है। इस ग्रह का प्रकाश हरे रंग का दिखाई पड़ता है। यह अपनी धुरी पर 17.2 घंटे में घूमता है तथा सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में करता है। इसके 27 उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो है एक क्या? तो ये आग्नेयगिरी है। ये क्या है? वोल्केनो यानी ज्वालामुखी है। किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत आग्नेयगिरी है जो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया नामक देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, संसार का छत किसे कहते हैं? तो पामीर को संसार का छत कहा जाता है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। तिब्बत के पठार के उत्तर में पामीर 3600 मीटर ऊंचा का पठार स्थित है, जिसे संसार की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इस पठार पर दोमट व लोयस मिट्टियां का अधिक विस्तार पाया जाता है। अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है। यह विश्व का प्राचीनतम मोरदार पर्वत है। यह दिल्ली से अहमदाबाद तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में अपदित रूप से फैला है। अगला प्रश्न है, रेगुर किसका नाम है? तो ये काली मिट्टी का नाम है रेगुर। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी कपास, ज्वार, बाजरा आदि की खेती के लिए उपयोगी होती है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र किया था? तो ये प्लैंक ने किया था अपर्दन चक्र। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देखते हैं। प्लैंक ने अपर्दन चक्र 1924 में किया, जबकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1899 में डेविस द्वारा किया गया था। मुख्य रूप से अपर्दन के कारक प्रवाहित जल, नदियां, हिमानी, वायु व लहर है। ये कारक चट्टानों को काटकर तथा बहाकर जमा करते हैं। नदी के अपर्दन कार्य को प्रभावित करने में जल का वेग, जल का आयतन, नदी के तल की बनावट, नदी के जल में जल लोढ़क की मात्रा आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है, यानी मलक्का स्ट्रेट में आने जाने की सुविधा है हिंद महासागर से चीन सागर तक। इसकी व्याख्या देखते हैं। मलक्का जल संधि अंडमान सागर तथा दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। यह जल संधि इंडोनेशिया तथा मलेशिया के मध्य स्थित है।
इस प्रकार इस जल संधि से हिंद महासागर से चीन सागर तक पहुंचने की सुविधा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ पे? तो ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है। फिजी द्वीप ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया के निकट प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी सुवा है। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो ये एक महासागरीय धारा है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम उष्ण महासागरीय धारा है जो न्यूफाउंडलैंड के लेब्राडोर नामक ठंडी धारा से मिलकर संसार के सर्वाधिक सघन कुहरे वाले क्षेत्र का निर्माण करती है। इस कुहरे के कारण यह प्लैंकटन नामक काई पाई जाती है यहाँ, जिसके कारण यह क्षेत्र संसार का सर्वाधिक मत्स्य उद्ग्रहण वाला क्षेत्र बन गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। इसको एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की संरचना अनेक प्रकार की गैसों, जलवाष्प तथा सूक्ष्म ठोस कणों से हुई है। भारी गैसें निचली परतों में धरातल से 72 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है, जिसमें नाइट्रोजन 78.03% है, ऑक्सीजन 20.99% है, आर्गन 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। हल्की गैसों में नियोन, हीलियम, ओजोन, जेनोन, क्रिप्टॉन और हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है, एस्किमो निवासी हैं, ये कनाडा के निवासी हैं। कौन? एस्किमो। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देखते हैं। एस्किमो कनाडा के मूल निवासी है। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर ग्रीनलैंड से लेकर पश्चिम में अलास्का और बेरिंग जलडमरू मध्य के पार साइबेरिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक एक पतली पट्टी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो ये अफ्रीका के निवासी हैं पिग्मी। इसकी व्याख्या देखते हैं। पिग्मी अफ्रीका महाद्वीप के कॉन्गो बेसिन यानी गैबोन, युगांडा आदि के सघन वनों में पिग्मी जाति के लोग निवास करते हैं। इनके वन देवता को मोबे कहते हैं। ये मुख्यतः शिकारी और संग्राहक होते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो इस प्रश्न पर मतभेद है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नवीनतम जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसका जनघनत्व 1106 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1028 है, केरल का जनघनत्व 860 है, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है और महाराष्ट्र का जनघनत्व 365 है। अगला प्रश्न है, भारत में शहरी यानी अर्बन जनसंख्या कुल जनसंख्या के 10% के बराबर है, 25.72% के बराबर है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी अर्बन जनसंख्या कुल जनसंख्या के 25.72% के बराबर थी, परंतु 2011 की जनगणना के अनुसार यह 27.78% है। जनगणना 2011 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 31.2% है, अर्थात देश की कुल जनसंख्या 121.5 करोड़ लोगों में से 37,71,06,125 लोग शहरों में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, 1991 की जनगणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जन्म दर कितना है? तो ये 30.0% है। 1991 ईस्वी में जन्म दर 30.91 प्रति हजार थी। भारत में वर्तमान वर्ष 2019 में जन्म दर लगभग 20 प्रति हजार है। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो ये इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जनता के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, तो ये मौलिक कर्तव्य। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के चतुर्थ भाग में भाग को जोड़कर अनुच्छेद 51 क में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता द्वारा शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। पहला प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? प्रश्न पे मतभेद है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों का नाम निर्देशित कर सकेगा यदि उनकी राय यह हो कि लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में यह उपबंध हटा दिया गया।
अगला प्रश्न है, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 52 यह उपबंधित करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा करेगा। संविधान में कार्यपालिका शक्ति शब्द की कोई परिभाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का उपबंध करता है। दो या दो से अधिक राज्यों की प्रार्थना पर संसद उनके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकती है। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग को संवैधानिक निकाय बनाया गया है। संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 310 और अनुच्छेद 316 एक के तहत राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य 65 वर्ष तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 62 वर्ष की उम्र प्राप्त करने पर पद मुक्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली के माध्यम से। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं अपितु एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। मई 1992 में 70वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पांडिचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो ये विधान पालिका परिषद है, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल का उपबंध है। राज्य में विधानमंडल या तो एक सदनीय होता है या दो सदनीय। बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में दो सदनों वाला विधानमंडल है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं के उच्च सदन को विधान परिषद तथा निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं। अनुच्छेद 168(2) के तहत अनुच्छेद 169 के अधीन सांसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकती है यदि उस राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर देती है। ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ये अटॉर्नी जनरल देता है। अनुच्छेद 76(2) के अनुसार अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए हैं। अटॉर्नी जनरल महान न्यायवादी भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 124 के अनुसार संसद को उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें संविधान अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसे 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया, अतः 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये न्यायिक पुनर्वीक्षण हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा। अगला इसकी व्याख्या देखते हैं।
संविधान के 73वें संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर उसमें 29 ऐसे विषयों का उल्लेख किया गया है जिससे पंचायतों को शक्ति प्राप्त होती है। ये विषय निम्न है: कृषि विस्तार, भूमि सुधार, चकबंदी, भूमि अनुरक्षण, लघु सिंचाई, पशुपालन, दुग्ध एवं मुर्गी पालन, लघु वन उत्पाद, ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन और चारा, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उपशमन कार्यक्रम, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, लोक वितरण प्रणाली, स्त्री और बाल विकास आदि प्रमुख है। भारत में न्यायिक पुनर्वीक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है ये सभी: शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था शक्तियों के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सामूहिक हिस्सेदारी तथा सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? तो ये तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्तमान समय में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। दूसरा स्थान द्वितीय क्षेत्र का है एवं तीसरा स्थान प्राथमिक क्षेत्र का है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था? तो इस प्रश्न में मतभेद है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में विकास लक्ष्य 2.1% रखा गया था, लेकिन 3.6 की वास्तविक विकास दर प्राप्त हुई। दूसरी में लक्ष्य 4.5% था, प्राप्ति 4.1% हुआ। चौथी में लक्ष्य 5.7% था, प्राप्ति 3.3% हुआ। जबकि वार्षिक योजना 1990-92 में कोई लक्ष्य नहीं रखा गया था, परंतु विकास दर 3% रही। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित किए जाते हैं तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, CSO के द्वारा। अगला इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है। वर्तमान में आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। इसके साथ चल कीमतों पर भी कुल राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के आंकड़े परिकल्पित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा कृषि वित्त यानी एग्रीकल्चर फाइनेंस का स्रोत नहीं है? तो ये इनमें से कोई नहीं। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को 3 प्रकार के ऋणों द्वारा पूरा किया जाता है: अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण। भारत में किसान अपनी उपयुक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु 2 प्रकार के स्रोतों से ऋण प्राप्त करता है। पहला है गैर संस्थानात्मक स्रोत और दूसरा है संस्थानात्मक स्रोत। गैर संस्थानात्मक स्रोतों में साहूकार, व्यापारी, भूस्वामी आदि आते हैं, जबकि संस्थानात्मक स्रोतों में सरकार, सहकारी समितियों तथा वाणिज्यिक बैंकों आदि को सम्मिलित किया जाता है। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष संस्था नाबार्ड है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? तो ये नाबार्ड हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, राज्य वित्तीय निगम है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया औद्योगिक वित्त का स्रोत है, लेकिन नाबार्ड नहीं है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाली प्रमुख संस्थाओं में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी IFCI, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम यानी ICICI, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, राज्य वित्त निगम आदि है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो वर्ष 1991 में। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारत में रुपये का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। प्रथम बार 19 सितंबर 1949 में भारतीय रुपये को 30.5% अवमूल्यन किया गया। दूसरी बार 6 जून 1966 को रुपये को 36.5% अवमूल्यन कर दिया गया। तीसरी बार 1 जुलाई को और फिर 3 जुलाई 1991 में 2 बार अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन से तात्पर्य देश की मौद्रिक इकाई के मूल्य को विदेशी मुद्रा के सापेक्ष जानबूझकर कम करने से है।
अब मूल्यन से विदेशी बाजारों में निर्यात सस्ता हो जाता है और घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। इस प्रकार इससे निर्यात अधिक एवं आयात कम हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निर्गमन प्रणाली आधारित है, तो ये न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली अथवा न्यूनतम निधि पद्धति पर आधारित है। यह पद्धति रिजर्व बैंक ने 1956 में अपनाई थी। भारतीय रिजर्व बैंक को इस व्यवस्था के तहत 200 करोड़ रुपये का कोष बनाए रखना आवश्यक है, जिसमें 115 करोड़ रुपये सोने तथा शेष 85 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में होने चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। करेंसी नोटों का निर्गमन, सरकारी बैंकर के रूप में कार्य, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, शाख नियंत्रण, कृषि हेतु वित्त की व्यवस्था, बैंक दर निर्धारित करना आदि रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को अन्य प्रमुख देशों के केंद्रीय बैंकों की रूपरेखा के आधार पर अंशधारियों के बैंक के रूप में की गई। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है, तो यह केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क का केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजन अनुमत परमिसिव है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्यों में विभाजित कर दिया जाता है। वर्तमान में केवल पेट्रोलियम पदार्थ व शराब, तंबाकू पर केंद्रीय उत्पादन शुल्क लगता है। अन्य वस्तुओं से इस शुल्क को हटाकर जीएसटी में सम्मिलित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए किस देश में सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है, तो ये हो जाएगा यूएसए से। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। वर्तमान परिदृश्य में भारत के लिए सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता देश के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त होती थी। अगला प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं, तो ये दोनों ए और बी यानी अवतल और उत्तल लेंस दोनों से बनता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस उत्तल अथवा अवतल दोनों लेंस से बनते हैं। उत्तल लेंस दूरदृष्टि तथा अवतल लेंस निकट दृष्टि दो हेतु प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो ये टंगस्टन हो जाएगा। टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग विद्युत बल्बों में रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। इसकी हम व्याख्या देते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर द्रव अवस्था में आए बिना वाष्प बन जाता है और पुनः ठंडा किए जाने पर द्रव अवस्था में आए बिना ठोस बन जाता है, जैसे कपूर, आयोडीन, नौशादर आदि। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा धातु अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, तो यह हो जाएगा जर्मेनियम। जर्मेनियम और सिलिकॉन धातु का प्रयोग ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो ये मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। विद्युत जनित्र के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। टरबाइन को जल की धारा से चलाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये पारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पारा का प्रयोग थर्मामीटर बनाने तथा अम्लगम बनाने में किया जाता है। प्रकृति में पारे को छोड़कर लगभग सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। पारा ही एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा सामान्य ताप पर द्रव्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे सख्त कौन है, तो ये हीरा हो जाएगा। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है। यह ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक कठोर है। यह पारदर्शक और विद्युत तथा ताप का कुचालक होता है। यह बहुमूल्य रत्न माना जाता है। हीरे का उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। निम्न में किसको शुष्क बर्फ कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है।
यह मुख्यतः शीतलन अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा वनस्पति तेल। साबुन बनाने की क्रिया में वनस्पति तेल, वसा एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के जलीय विलयन को गर्म करके रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है। तेल और वसा में अंतर उनके गलनांकों के आधार पर किया जाता है। साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है। अगला प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है? तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं में मुख्यतः सीसा, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आंख में एवं नाक में जलन होती है तथा श्वास संबंधी एवं फेफड़े के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है? तो ये मीथेन हो जाएगा। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। यह गैस अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसके कारण इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। इसका उपयोग मेथिल एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, रंग, मोटर टायर, छापे खानी की स्याही, पेंट, भोजन बनाने आदि में किया जाता है। डॉक्टरों द्वारा एनास्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। डॉक्टरों के द्वारा निश्चेतक यानी एनास्थीसिया का प्रयोग संवेदना को कम करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग भी शल्य चिकित्सा के समय निश्चेतक के रूप में किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस भी कहते हैं। निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है? तो ये सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है। सोडियम क्लोराइड नमक यह चट्टानों के रूप में तथा खारे समुद्र के पानी में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह जल में विलय होता है। इसका मुख्य उपयोग खाने के रूप में करते हैं। इसका उपयोग हीम मिश्रण बनाने में भी किया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम का प्रमुख उर्वरक है। साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका उपयोग धातुओं को साफ करने, खाद्य पदार्थ एवं दवाओं के बनाने में व कपड़ा उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। पौधे पर्णहरित यानी क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन और ऑक्सीजन के रूप में विच्छेदित करते हैं। पौधे इसी क्रिया द्वारा अपने भोज्य पदार्थ तैयार करते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं पत्तियों द्वारा ही होती है। अगला प्रश्न है, जैविक सिस्टम यानी लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? तो एंजाइम। जैविक प्रक्रिया में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम पदार्थ जिम्मेदार है। कार्बनिक पदार्थों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को सरल अम्ल में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा ही संपन्न होती है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। निम्न में किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के द्वारा स्रावित एक प्रकार का हार्मोन है जो रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके अल्पस्रावन से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। इसके अतिस्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग से जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। इसे ही इंसुलिन आघात कहते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज के उपापचय का नियमन करता है। यह आरएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है। विटामिन जो खट्टे फलों यानी साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी जल में विलय विटामिन है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। यह खट्टे रसदार फलों जैसे नींबू, संतरा, चीकू, आंवला तथा टमाटर आदि में पाया जाता है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। रक्त में पोषक तत्व व अवशिष्ट दोनों पदार्थ होते हैं। इन्हें विशेष विधि से छानकर अलग किया जाता है। इस क्रिया में वृक्क उपयोगी पदार्थ को शरीर में रोककर अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करता है। महाधमनी की शाखाओं से रक्त वृक्कों में पहुंचता है। कोशिका की भित्ति से रक्त छनता है। अविवाहित धमनी रक्त में विषैली उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन, यौगिक आदि होते हैं। छने हुए रक्त में ग्लूकोज, लवण तथा नाइट्रोजन के यौगिक मिलते हैं।
इस क्रिया को अपोहन अथवा डायलिसिस कहते हैं। पोलियो रोग पोलियोमाइलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होकर लकवे पैरालिसिस के लक्षण पैदा करता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? ये 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को गामा किरण, एक्स किरण एवं अल्ट्रावायलेट किरणों का अध्ययन करने के लिए सोवियत संघ की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था। यह प्रक्षेपण कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? तो ये 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित बहुउद्देशीय उपग्रह इनसेट 2A को एरियन 4 रॉकेट द्वारा 10 जुलाई 1992 को फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ये सिताब राय को नियुक्त किया था। राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान तथा मोहम्मद रजा खां को बंगाल का नायब नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसान आंदोलन विशेषकर चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए पटना में स्थापित राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य भी थे। इन्होंने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किया था। इसी आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में साक्षरता यानी लिटरेसी की प्रतिशत है? तो प्रश्न पे मतभेद है, इसकी व्याख्या देखते हैं। जनगणना 2011 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में साक्षरता का प्रतिशत 61.8 है, जिसमें पुरुष साक्षरता 71.2% है तथा स्त्री साक्षरता 51.5% है। साक्षरता से आज से 7 वर्ष से अधिक उम्र के उन व्यक्तियों से है जो किसी भी भाषा को पढ़ एवं लिख सकते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की तथा सबसे कम बिहार राज्य की है। 200 में बिहार की साक्षरता 4.7% है थी 2000 में। पट अंचल अवस्थित है कहाँ पे? तो ये झारखंड में अवस्थित है पट अंचल। पट अंचल झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में अवस्थित है। रांची पट के पठार पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो ये 45.85%। झारखंड राज्य बनने से पूर्व बिहार का क्षेत्रफल 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था। बिहार के 79,714 वर्ग किलोमीटर से 15 नवंबर 2000 को एक नवीन राज्य झारखंड सृजित हुआ, जो संपूर्ण बिहार के भूभाग का लगभग 45.85% था। वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला है? तो ये गया हो जाएगा। पटना जिले का क्षेत्रफल 3202 वर्ग किलोमीटर है। गया जिले का क्षेत्रफल 4978 वर्ग किलोमीटर है। दरभंगा जिले का क्षेत्रफल 2279 वर्ग किलोमीटर है। समस्तीपुर जिले का क्षेत्रफल 2905 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य स्थापित हुआ था 2000 में। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को गठित हुआ। इसकी राजधानी रांची है। इस राज्य के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश, उत्तर में बिहार तथा दक्षिण में उड़ीसा राज्य है। यह राज्य स्थलीय सीमाओं से घिरा हुआ है। यह देश का 28वां राज्य है। अगला प्रश्न है, नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या है? तो 86.371 मिलियन। अगला प्रश्न है, प्रश्नकाल में बिहार की कुल जनसंख्या 82,09,98,509 थी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की वर्तमान जनसंख्या 10,40,99,452 था, जो कुल भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश में तीसरा स्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान 13वां है। अगला प्रश्न है, बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? प्रश्न पे मतभेद है। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का 11.30% है, अर्थात जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की 11.30% जनसंख्या नगरीय अधिवासों में निवास करती है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1912 में।
1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक प्रांत बनाया गया जिसकी राजधानी पटना थी। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये देव हो जाएगा। किस नगर में? देवनगर में। बिहार के औरंगाबाद जिले में देव में सूर्य मंदिर स्थित है। बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के कारण यह नगर विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ महात्मा बुद्ध के बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। यहाँ का बोधि मंदिर प्रसिद्ध है। गया शहर फल्गु नदी के किनारे बसा है। विष्णुपद मंदिर होने के कारण यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। रांची झारखंड राज्य की राजधानी है। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? तो ये हो जाएगा बोधगया। बोधगया गया से 14 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। यहाँ का महाबोधि मंदिर प्रसिद्ध है। यहीं पर जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। राजगीर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का पवित्र स्थल है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में वेणुवन, करंद सरोवर, सप्तधारा, मखदूम कुंड, गर्म झरने, सप्तपर्णी गुफा, मणिवार मठ, जरासंध का अखाड़ा, बिंबिसार का कारागार, गिद्धकोट पर्वत आदि प्रमुख है। गया में विष्णुपद मंदिर होने के कारण यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। कहाँ पे है? बरौनी में। बरौनी तेल शोधक कारखाना रूस की सहायता से 1964-65 में स्थापित किया गया था। यह भारतीय तेल निगम द्वारा कार्यरत है। पलामू यानी रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बॉक्साइट की खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पलामू रांची चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क झारखंड के सिंहभूम जिले के जामदा, नुआमंडी, गुवा, बुरु, पनसीरा, पलामू तथा ठुमका जिले में पाया जाता है। झारखंड के सिंहभूम जिले के मोसाबानी तथा राखा मांडूस में तांबा पाया जाता है। यहाँ घाटशिला खान तांबे के लिए भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ तांबे के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। मैग्नीज सिंहभूम जिले के गुआ, नुआमंडी तथा जामदा में पाया जाता है। बॉक्साइट गुमला और लोहरदागा में प्रमुख रूप से पाया जाता है। झारखंड बॉक्साइट के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो इसकी हम व्याख्या देख लेते पहले। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में बिहार में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उपयुक्त सभी जिले झारखंड में शामिल है। रांची झारखंड की राजधानी है। अगला प्रश्न है, 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो 13.14%। अगला प्रश्न, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। सन 1991 में बिहार की कुल जनसंख्या इतना थी, जिसमें शहरी जनसंख्या इतना होने पर कुल जनसंख्या का 13.14% बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात 11.3% था। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो ये गन्ना हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कृषि बिहार के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन है। जिस फसल का उत्पादन व्यापार के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे नकदी फसल कहा जाता है। गन्ना, जूट, तंबाकू, आलू, तिलहन बिहार की प्रमुख नकदी फसलें हैं। बिहार की मुख्य नकदी फसल गन्ना है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हजारीबाग हो जाएगा। वर्तमान बिहार राज्य में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है। प्रश्नकाल में बिहार के हजारीबाग में मात्र एक वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क स्थित था, जो राज्य विभाजन के पश्चात झारखंड में चला गया। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के गया और झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बिहार के रहने वाले थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार के जीरादेई गांव यानी सिवान में हुआ था। 1906 ईस्वी में इन्होंने बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की। 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट के विरुद्ध छेड़े गए सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक उनकी भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण रही। 1947 ईस्वी में संविधान सभा के अध्यक्ष और 1950 में संविधान लागू होने के पश्चात देश के प्रथम राष्ट्रपति बने।
इंडिया डिवाइडेड इनकी प्रमुख पुस्तक है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये झारखंड के पक्ष में थे। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्षधर थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को छोटा नागपुर में हुआ था। ये मुंडा जनजाति के थे। झारखंड का गठन बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 1895 ईस्वी में आरंभ होने वाले जनजातीय विद्रोह के महान नेता और समाज सुधारक बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को संगठित करने में निर्णायक भूमिका निभाई। बिरसा ने आदिवासियों से कहा कि तुम अनेक देवी देवताओं को छोड़कर केवल भगवान सिंह बेंगा की पूजा करो, जीवों पर दया करो, सभी भगवान के पुत्र हैं, शिकार मत करो, मछली खाना और शराब पीना छोड़ दो, रोगियों की सेवा करो आदि। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता का प्रबल विरोध किया था। अब आगे मैथ का क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।